आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट को। अब टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें FW टेलर ने दिए और कौन कौन सी टेक्निक्स इन्होंने हमें प्रोवाइड करी रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि FW टेलर थे कौन। तो FW टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। तो कौन थे ये? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 1856 और डेट ऑफ डेथ इनकी थी 1915। इनका क्या बिलीफ था? हु बिलीव्स इन एनालाइजिंग द वर्क साइंटिफिकली एंड फाइंड्स वन बेस्ट वे टू डू एनी वर्क। इनको किसमें रुचि थी? इनको लगता था कि हर काम का एक कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करना चाहिए और हमें उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना चाहिए। इनकी बुक थी हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज पब्लिश्ड इन 1911। तो इन्होंने हमें कौन सी बुक प्रोवाइड करी? इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इस किताब को 1911 में पब्लिश किया गया था। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हिंदी में आप इसे कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रिंसिपल है कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। तो मतलब क्या है इनका? विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं। अंगूठा मतलब किस तरह यूज़ करते हैं हम अपने थंब को? अपनी रूढ़िवादिता के लिए, अपने कह सकते हैं जो भी हमारे पुराने कह सकते हैं जो भी कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनके लिए यूज, उनका एक सिंबल होता है हमारा अंगूठा, हमारा थंब। तो ये कहते हैं साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। मतलब कोई भी काम करो उसके पीछे कोई फैक्ट होना चाहिए, कोई एक ट्रुथ होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ इसलिए उस काम को करें कि पहले करते आ रहे तो हम भी उसको फॉलो करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, विच इम्प्लाइज डेवलपिंग वन स्टैंडर्ड मेथड। तो इस अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? एक हमें स्टैंडर्ड मेथड को डेवलप करना चाहिए। किसके थ्रू? थ्रू स्टडिंग यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में किसी भी काम करने का, जैसे कोई भी एक बात कर सकते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये क्या कहते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखो कि कार किस तरह मैन्युफैक्चर करी जा रही है, हर जगह के तरीके को देखो, उनको स्टडी करो, उनको एनालाइज करो और उन सभी को एनालाइज करने के बाद कोई आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल मेथड चूज करो जिसके थ्रू कि आप काम करो। आप ग्लोबली किसी काम को देखो, एनालाइज करो और उसके बाद कोई एक सिंगल मेथड डेवलप करो जिससे आपके अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर सको, ऑप्टिमम यूज कर सको अपने रिसोर्सेज का। तो वो था इनका साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। किसी भी काम को करने के लिए उसके बेस्ट मेथड को डेवलप करना ही आपका कहलाता है। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब सद्भाव, कला नहीं। अब ये कहते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, workers and owners to respect each other their roles and eliminate any class conflict to realize organization objectives। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे लेवल होते हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल और आपका लोअर लेवल। कोई मैनेजर है, कोई ओनर है, कोई वर्कर है और कोई हो सकता है कोई लेबर भी हो। तो उनके बीच में उनकी क्लास के हिसाब से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी कलह नहीं होनी चाहिए उनके वर्ग के हिसाब से। वो सभी एक साथ रहने चाहिए, उनके बीच में एक हार्मनी स्टैब्लिश होनी चाहिए जिसके थ्रू कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सिंगल गोल को इजीली अचीव कर सके। क्योंकि अगर कह सकते हैं सारे लेवल्स पर हमारे वर्कर्स के बीच में ही आपस में हार्मनी स्टैब्लिश नहीं है, सद्भाव नहीं है, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने गोल को अचीव कर पाएगा? तो ये कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कोऑपरेशन क्या होता है? मतलब सहयोग। ग्रुपिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये भी कि जो भी आपका, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो आपको एक ग्रुप की तरह काम करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। इंडिविजुअलिज्म को आप कह सकते हैं, आपका जो व्यक्तिवाद होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। आपका जो हार्मनी, इससे हमने जो पिछला प्रिंसिपल देखा था उसी का एक्सटेंशन है, उसी को आगे बढ़ाकर इसको बनाया गया था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल।
whereas construction suggestions of worker should be adopted and they should not give on strike। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे वर्कर्स जो भी सजेशन देते हैं, जो भी हमारे कह सकते हैं जो रचनात्मक सुझाव होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसके थ्रू कि हमारे वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर कभी भी ना जाएं। और वर्कर्स को भी ध्यान रखना होता है कि वो कभी भी सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर कि अपनी स्ट्राइक करेगी शायद हमें सैलरी इंक्रीज करनी है, कोई भी डिमांड के लिए स्ट्राइक की जगह उन्हें अपने सजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस मैनेजमेंट को देने चाहिए। अब चाहे हमारा मैनेजमेंट हो या चाहे हमारे वर्कर्स हों, उन दोनों को एक दूसरे को कह सकते हैं रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इनफैक्ट देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो ये कहते हैं कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेबर है चाहे मैनेजमेंट है, उन सभी को आपसी सद्भाव के साथ, सहयोग के साथ काम करना चाहिए, ना कि अलग अलग व्यक्तिवाद की तरह। अब इसके बाद आता है फोर्थ प्रिंसिपल आपका, लास्ट प्रिंसिपल आपका, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें बात करते हैं कि विच इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन। जब हम अपने रिक्रूटर्स को, अपने कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, अब अगर हमें मार्केटिंग के लिए चाहिए तो मार्केटिंग वाले पर्सन को हायर करेंगे, फाइनेंस के लिए चाहिए तो हमें फाइनेंस स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे। उनका साइंटिफिक सिलेक्शन करने के बाद ही हमें उनका कह सकते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है उसके ऊपर काम करना चाहिए, उनकी उस योग्यता को उस लेवल तक ले जाना चाहिए जहाँ तक कि वो उस काम को कर सकते हैं। हमें उन्हें वही काम देने चाहिए जो कि उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से हो। अब मार्केटिंग का कोई पर्सन है और हम उसको कह सकते हैं एचआर का काम कर दें तो नहीं कर पाएगा। कोई फाइनेंस का पर्सन, हम उसको कहते हैं आप मार्केटिंग करो, तो पर्सन का सिलेक्शन होने के बाद उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उसका डेवलप करना ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। अब हम देखेंगे आपकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। सबसे पहली तकनीक या टेक्निक कौन सी आती है आपकी, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसके अंदर क्या है, ये टेक्निक किस तरह की है, फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ अ टेक्निक, ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपके प्लानिंग, नियोजन और एग्जीक्यूशन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, कोई भी एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, कोई भी काम है उसके लिए वो कह सकते हैं प्लानिंग इंचार्ज अलग हायर करता है और उसका जो प्रोडक्शन इंचार्ज होता है एग्जीक्यूशन के लिए अलग पर्सन को हायर करता है। उसके बाद देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स फॉर ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्कर्स टू एग्जैक्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंसेस। इसके अंदर इनके पास 8 स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं और 4-4 के ग्रुप में 4 करते हैं काम प्लानिंग के अंदर और 4 करते हैं एग्जीक्यूशन में। क्योंकि अब क्या होता है कि एक काम को एक स्पेसिफिक वर्क दिया जाएगा तो उस काम को अच्छे से कर पाएगा, लेकिन अगर अभी हम बात करें कि कोई एक ही सिंगल पर्सन है और उसी पर्सन को प्लानिंग भी करनी हो, उसी को प्रोडक्शन भी करना हो, उसी को कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क भी देखना हो, उसी को स्पीड बॉस का काम भी करना, मतलब सारे काम उसी को करने हो तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हर काम के लिए एक अलग पर्सन को ये हायर कर लेते हैं। तो ये होता है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। तो अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हम जिन भी कामों करते हैं बिजनेस के अंदर, से मार्केटिंग है, प्रोडक्शंस है, सेल्स है, कुछ भी काम कर रहे हैं, हर काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना, उस काम को कि उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जा सके। और अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब यहाँ पर हम उन काम को हटा देते हैं अपने काम से, उन यूनिट्स को हटा देते हैं, उन प्रोडक्ट को हटा देते हैं जिनकी की कह सकते हैं ज़्यादा डिमांड नहीं होती, जो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं कि अपने काम को करने के लिए एक कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और इसके अंदर से जो भी हमारे कुछ कह सकते हैं कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं
जिनकी नीड नहीं होती बिजनेस के अंदर या मार्केट के अंदर, उन सभी चीज़ों को हम ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारी कॉस्टिंग बच सके, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बच सके, हमारी प्रॉफिट अर्निंग भी बढ़ सके, हमारा एक्सपेंस कम हो सके। तो इससे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट आपका मेथड स्टडी, जिसे कि आप विधि अध्ययन कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइनल आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मतलब इसमें हम देखते हैं कि अपने काम को किस तरीके से सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है। तो क्या देखते हैं? जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, द यूज़ ऑफ, अपने मटेरियल की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कब यूज़ कर सकें, मशीनरी की सबसे ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन कब कर सकें, और अपने मैन पावर और कैपिटल का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह अपनी मटेरियल का, मशीन पावर का, मैन पावर का या कैपिटल का मैक्सिमम यूज़ कर सकें उनकी एफिशिएंसी के साथ। तो उस मेथड का सिलेक्शन करना ही क्या कहलाता है? मेथड स्टडी। इसके बाद आता है आपका मोशन स्टडी, जिसे कि आप कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे अननेसेसरी स्टेप्स लेते हैं आप। तो यहाँ पर उनको देखा जाता है, स्टडी किया जाता है कि जो भी ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ना हो काम के अंदर, उन स्टेप्स को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जिसके थ्रू कि आपका टाइम बचा सके। और जब आपका टाइम बचेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? आपका मोशन स्टडी। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी, समय का अध्ययन। तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेस के अंदर। जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं तो आप देखते हैं कि उसके लिए आपने कितना टाइम लगाया है। जब किसी वर्कर को सैलरी देनी होती है तो भी आपको देखना होता है कि उसने जिस वर्क को किया है उस वर्क को करने के लिए उसको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोडक्ट के, कि वो प्रोडक्ट कितनी देर में बनाया गया है। So it determines the standard time taken to perform a well-defined job. इसके अंदर वो देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए मैक्सिमम एक आइडियल टाइम कितना लगता है। वो फिक्स कर देते हैं कि ये काम है तो इसके लिए इतना ही टाइम लगना चाहिए। अगर कोई पर्सन उससे डबल या ट्रिपल का टाइम दे रहा है उस काम के लिए, तो मतलब वो एफिशिएंसी के साथ उस काम को नहीं कर रहा, तो उसकी जो सैलरी होगी उसके हिसाब से ही वहाँ पर फिक्स करी जाएगी। The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determining labor cost. तो इसका मैक्सिमम यूज़ क्यों किया जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे पास? कह सकते हैं टाइम स्टडी करने का इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने कोई काम करवाना है, आपके पास कोई यूनिट कंप्लीट करवानी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट को अगर प्रिपेयर करने में 10 घंटे का टाइम लगता है एक ह्यूमन पर्सन से, तो 1000 यूनिट के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे? पहला एम्प्लॉय मतलब ऑब्जेक्टिव आ गया कि नंबर ऑफ वर्कर्स को निकालने के लिए। दूसरा है कि अपने वर्कर्स को इंसेंटिव देने के लिए। तो हमें पता लगेगा कि अगर कोई वर्कर्स है, हमने किसी प्रोडक्ट के लिए 100 आवर्स फिक्स करे थे, और अगर कोई पर्सन उसी काम को 70 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब वहाँ पर हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू कि वो और अच्छे से उस काम को कर सके, जिसके हमारा टाइम भी बच सके। और लास्ट होता है हमारा उसका ऑब्जेक्टिव लेबर कोस्ट, मतलब लेबर को जो हम वेजेस देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए टाइम स्टडी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है अब आपका फैटिग स्टडी, जिसे कि आप क्या कहते हैं? थकान अध्ययन। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन अ कंप्लीटिंग अ टास्क। जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी में क्या होता है? लंच होता है आपका, कई बार आपको ब्रेक मिलते हैं 5 से 10 मिनट के। तो वो क्या होते हैं? वो फैटिग स्टडी के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। वो देखे जाते हैं कि किसी स्पेसिफिक काम को करने के बाद इंसान को कितनी देर का रेस्ट चाहिए, और उसके बाद ही ये टाइम डिसाइड किया जाता है कि आपका लंच कितनी देर का होगा, आपको बीच में कितनी देर का कह सकते हैं ब्रेक दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। तो ये किस में आती है? आपकी फैटिग स्टडी। दिया क्यों जाता है? कि जिससे हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर थकान ना हो। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें बात क्या होती है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम सीक्स टू रिवॉर्ड अ मोर एफिशिएंट वर्कर बाय गिविंग हिम और हर मोर वेजेस फॉर मोर क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अचीव्ड। अब यहाँ पर हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए सैलरी फिक्स कर दी जाती है। लाइक कि आप अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हम आपको 100 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब इसके ऊपर आप जितना भी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करोगे उसके हिसाब से आपको
ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो मतलब हर यूनिट के ऊपर आपकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है, आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। तो ये क्या होता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और लास्ट क्या है आपका, मेंटल रेवोल्यूशन, जिसे कि आप मानसिक क्रांति कहते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह सारा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं या मैनेजर्स हैं, वो आपस में एक साथ मिलकर काम करें, एक डायरेक्शन में काम करें, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करें। तो वही होता है हमारा मेंटल रिवोल्यूशन। इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अनदर, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। तो इसमें होता है कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट है, उन दूसरे का एक दूसरे के हिसाब से कैसा एक चेंज होना चाहिए। उनका जो मेंटल लेवल है, उनका जो मानसिक तनाव होता है, कह सकते हैं उनका जो एक दूसरे के बारे में जो थिंकिंग होती है वो बदल जानी चाहिए। किस तरह कि अब वो एक दूसरे कॉम्पिटिशन ना कर बल्कि एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम करें, जिसके थ्रू कि उनके बीच में हार्मनी स्टैब्लिश हो और अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकें। तो वही होता है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। तो ये आपके प्रिंसिपल्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।